गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडवांस अकाउंटेंसी के अंतर्गत आज हम चैप्टर करेंगे ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच का मतलब होता है कि आधुनिक समय में सेल्स को बढ़ाने के लिए एक व्यापारी के लिए संभव नहीं होता कि वो सभी जगह खुद ही अपने माल को बेच पाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हमें अधिक से अधिक हो, तो इसके लिए हम अलग अलग स्थानों पे अपनी ब्रांचेस खोल देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप किसी भी ब्रांडेड शूज़ परचेज़ करते हैं, कपड़े परचेज़ करना चाहते हैं, आप अलग से कोई भी माल देखना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जिस एरिया में उसका प्रोडक्शन होता है वहीं पे वो बिक्री की जाए। वो अपने को हर जगह पे उपलब्ध होती है। जैसे आप लिबर्टी के जूते लेते हैं, लिबर्टी का कारखाना पंजाब में या कहीं पे स्थापित हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम उसको परचेज़ कर पाते हैं। तो आप किसके माध्यम से परचेज़ करते हैं? ब्रांच के माध्यम से परचेज़ कर पाते हैं। तो बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं अपने दूर के स्थानों पर अपनी अनेक शाखाओं को खोल देती है और इन सभी पर प्राय समान ही वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है तथा उन सभी पर एक प्रधान कार्यकाल हमारा नियंत्रण होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रांच और एजेंसी के अंतर्गत क्या अंतर होता है। ये आपके आ भी सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन कि ब्रांच और एजेंसी में क्या अंतर होता है, या ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या अंतर होता है। ब्रांच और एजेंसी के में दोनों का जो उद्देश्य होता है वो बिल्कुल समान ही होता है। दोनों ही जो मेन हमारा हेड ऑफिस होता है उससे दूर के स्थानों पर माल की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रचार तथा प्रसार करती हैं। परंतु इन दोनों में मेन जो अंतर है वो है कि एजेंट का प्रमुख कार्य होता है अपने स्वामी के माल की आपूर्ति तथा प्रचार में वृद्धि करना होता है, जबकि शाखा का मुद्दे उद्देश्य केवल माल की बिक्री करना होता है। एजेंट के पास सभी प्रकार की वस्तुओं के जो उसका मालिक प्रोडक्शन करता है उसके उसके नमूने रहते हैं, जबकि शाखा में सभी प्रकार की वस्तुएं स्टॉक के रूप में हमारे पास रहती है, क्योंकि शाखाओं का मुख्य उद्देश्य सेल करना होता है। एजेंसी की दशा में यदि जो भी बिक्री की जाती है वो प्राय माल की सुपुर्दगी तथा विक्रय के मूल्य की वसूली प्रधान कार्यालय के द्वारा की जाती है, जबकि शाखाएं अपने की विक्रय की सुपुर्दगी खुद देती हैं और स्वयं ही अपने देनदारों से वसूली भी करती हैं। शाखाओं के व्यय की पूर्ति के लिए या तो प्रधान कार्यालय राशि भेजता है तथा ये राशि समाप्त हो जाने पर अथवा उचित निर्देश होने पर शाखा अपने व्यय की पूर्ति अपने द्वारा विक्रय की राशि देनदारों से प्राप्त राशि से भी कर सकती है, परंतु एजेंट को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से शाखा और डिपार्टमेंट में भी अंतर होता है। शाखा खोलने का एकमात्र हमारा उद्देश्य होता है लाभों को बढ़ाना और अपने बाजार को विस्तार प्रदान करना। मतलब बाजार को विस्तार का मतलब होता है अपने जो प्रोडक्शन है, हमारा जो उत्पादन है, उसको अलग अलग जगह तक फैलाना की। जबकि विभाग स्थापित करने का हमारा उद्देश्य होता है कार्य क्षमता में वृद्धि करना, क्योंकि यदि कार्य अनेक विभागों में बांट दिया जाता है तो उसका संचालन करना हमारा आसान हो जाता है। शाखा जो जनरली व्यापारी खोलते हैं जिनके माल की मांग दूर दूर तक होती है, जबकि विभाग जब खोले जाते हैं तब हम अनेक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तब हम डिपार्टमेंट्स खोलते हैं। शाखाएं जो होती है वो प्रधान कार्य से दूर किसी अन्य स्थान, शहर, राज्य या विदेश में होती हैं, जबकि सभी विभाग एक ही नियंत्रण में एक दूसरे के पास प्राय एक ही भवन में रहते हैं। शाखा जो खोलने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है सभी शाखाओं के पृथक पृथक खाते बनाना और सर्वोपरि उद्देश्य उनका लाभदायकता ज्ञात करना होता है कि प्रत्येक शाखा से हम कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं। जबकि किसी भी शाखा के खातों से हमें ये भी ज्ञात करना होता है कि वहाँ पे कार्य हमारा ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, और प्रधान कार्यालय के जो उचित निर्देश होते हैं वो शाखाओं के द्वारा माने जाते हैं। प्रधान कार्यालय में शाखाओं को पूर्ण करने हेतु सभी शाखाएं प्रधान कार्यालय को समय समय पर अपने विवरण भेजती रहती हैं। इसमें प्रधान कार्यालय में यह सूचना रहती है कि शाखाओं के पास कितना रोकड़ शेष तथा कितना स्टॉक बचा हुआ है। शाखाओं के खातों की सूचना अन्य शाखाओं को भी दी जा सकती है, जिससे उनमें पारस्परिक जो कंपटीशन की भावना है वो उत्पन्न होती है और कुल बिक्री में भी हमारी वृद्धि होती है। शाखाओं के खाते बनाए जाने से व्यापार की वास्तविक स्थिति का हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अब हमारी जो शाखाएं होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आश्रित शाखाएं और दूसरी होती है हमारी स्वतंत्र शाखा। सबसे पहले हम आश्रित शाखाएं करेंगे आज। आश्रित शाखाओं में कुछ विशेषताएं होती हैं। इन शाखाओं को जो सारा माल है वो प्रधान कार्यालय के द्वारा भेजा जाता है
और शाखाओं के सभी जो खर्चे भी होते हैं वो प्रधान कार्यालय के द्वारा नकद या चेक के द्वारा भुगतान किए जाते हैं। माल की जो बिक्री होती है वो प्रधान कार्यालय के निर्धारित मूल्य पर ही होती है और फुटकर व्यय के लिए प्रधान कार्यालय सभी शाखाओं को फुटकर रोकड़ भेजता है। इन शाखाओं को नकद व उधार माल बेचने का अधिकार होता है। यहाँ शाखाएं अपने यहाँ कोई भी खाते नहीं बनाती, इनके जितने भी खाते होते हैं वो प्रधान कार्यालय के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रधान कार्यालय अपनी पुस्तकों में इसमें 4 प्रकार की विधि का उपयोग कर सकते हैं। शाखा देनदार पत्ती, स्टॉक व देनदार पत्ती, अंतिम खाता विधि तथा थोक मूल्य विधि। आज अपन देखेंगे शाखा देनदार पत्ती। अब शाखा देनदार पत्ती में भी 2 स्थितियां हो सकती है, जब शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है और जब हम शाखाओं को माल लागत मूल्य पर नहीं बेचते हैं बल्कि हम उनको लागत में लाभ जोड़कर माल को बेचते हैं। तो पहले अपन देखते हैं जब शाखाओं को लागत मूल्य पर माल भेजा जाता है। जब शाखाओं को हम माल लागत मूल्य पर भेजते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन में आपके जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी, सिर्फ लेजर पोस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन लेजर पोस्टिंग भी हम तभी कर सकते हैं जब हमें जर्नल एंट्री आती होगी, क्योंकि यदि जर्नल एंट्री नहीं आएगी तो लेजर पोस्टिंग करना संभव नहीं होता है। लेजर पोस्टिंग सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में की जाती है। सबसे पहली जो हम जर्नल प्रविष्टि करेंगे वो वर्ष के प्रारंभ में शाखा के पास जो स्थायी संपत्तियां पिछले साल की बची हुई होती हैं उसका अपन ओपनिंग बैलेंस को कैरी करेंगे। तो आपकी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच की जो पेटी कैश बुक होती है उसका बैलेंस, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब हम शाखा को माल भेजेंगे। जब हम शाखा को कोई भी माल भेजते हैं तो शाखा प्राप्त करने वाली होती है, जो भी हमारा व्यक्ति प्राप्त करने वाला होता है उसको डेबिट किया जाता है। तो आपकी एंट्री बनेगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। यही मेन एंट्री होती है हमारी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। इसके बाद शाखा को यदि अपन कोई भी फुटकर खर्चे करने के लिए कैश भेजते हैं तो गुड्स सेंट टू ब्रांच की जगह हमारी हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पेटी, या यदि अपन ने बैंक के माध्यम से बेचा है तो अपन टू बैंक भी लिख सकते हैं, और यदि अपन कैश भेज रहे हैं तो टू कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसके बाद शाखा को कोई यदि व्यय का भुगतान करते हैं हम तो भी सेम एंट्री होती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, लेकिन इसको अपन नरेशन में लिख देंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। अब शाखा से माल वापस आ गया आपका, आपने एक बार शाखा को माल भेजा, जब आपने शाखा को माल भेजा तो आपने एंट्री की ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, और जब हमारे को शाखा माल वापस करेगी तो अपन इसकी बिल्कुल रिवर्स एंट्री कर देंगे और आपकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी गुड्स। अब गुड्स सेंट टू आप क्या लिखते हैं, ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ पे भी यही लिख देंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट। इसके बाद शाखा से यदि आप कोई भी कैश प्राप्त करते हैं तो जब अपन शाखा से कैश प्राप्त करते हैं तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। आपने जब इसके बिल्कुल रिवर्स एंट्री करते जाएंगे, अभी तक अपन ने शाखा को भेजा था, अब अपन शाखा से चीजें वापस प्राप्त कर रहे हैं। जब अपन प्राप्त करेंगे तो जो भेजने की एंट्री थी उसकी उल्टी चलती जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। वर्ष के अंत में शाखा के पास कोई भी स्थायी संपत्तियां, स्टॉक, डेटर्स या फुटकर रोकड़ का जो भी शेष था तो आपने ओपनिंग की एंट्री करी थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। अब हम इसका उल्टा करेंगे, इनको डेबिट कर देंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अब यदि शाखा को कोई भी लाभ प्राप्त होता है तो
ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। यदि हमें लॉस हो जाता है तो उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। शाखा के द्वारा यदि कोई भी फुटकर व्यय का भुगतान किया जाता है तो उसकी हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते, और शाखा यदि अपने देनदारों को कोई भी डिस्काउंट देती है तो उसकी भी हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करके चलेंगे। और वर्ष के अंत में यदि कोई भी बचे हुए शाखा दायित्वों का यदि कोई भी शेष होता है तो आपकी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज अकाउंट। और यदि वर्ष के अंत में शाखा को भेजे गए माल खाते को व्यापार खाते में ट्रांसफर करके इस खाते को यदि अपन क्लोज करना चाहते हैं तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट से कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि हेड ऑफिस की लेजर पोस्टिंग करता है तो यदि अपन लेजर पोस्टिंग करेंगे ब्रांच अकाउंट की तो डेबिट साइड में पहले आप ओपनिंग बैलेंसेस को कैरी करिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, आपने उनको जो भी कैश भेजा है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगी। और क्रेडिट साइड में हमारे क्लोजिंग बैलेंसेज आएंगे, आपकी जो भी सेल्स होगी वो भी क्रेडिट साइड में आती है। और यदि शाखा के द्वारा कोई भी माल वापस किया जाता है तो वो भी क्रेडिट में आ जाता है। और डेबिट साइड में यदि प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में लिख दीजिए, और यदि लॉस होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। शाखा के संबंध में एक कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि जो भी हमारी क्रेडिट सेल्स होती है, सेल्स रिटर्न होती है, बैड डेब्ट्स होते हैं या कैश डिस्काउंट होता है, उसको यहाँ पे शो नहीं किया जाता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपकी बुक का। दिल्ली के एक ही मुंबई में एक शाखा है, मुख्यालय द्वारा लागत पर माल भेजा जाता है, मुख्यालय द्वारा समस्त खर्चे वहन किए जाते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता बनाना है। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 9200, तो अपन लिखेंगे टू मुंबई ब्रांच अकाउंट, लेजर पोस्टिंग करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपके यदि ये आता है तो लेजर पोस्टिंग ही आएगी। सेक्शन ए में आपके केवल 2 चैप्टर है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंट, दोनों ही बहुत आसान चैप्टर है। एक आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और एक थ्योरी आएगी। तो यदि डिपार्टमेंटल में से आपके थ्योरी आ जाती है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल आएगा, और यदि हमारे ब्रांच में से थ्योरी आएगी तो वहाँ पे प्रैक्टिकल आएगा। लेकिन दोनों की यदि थ्योरी भी आती है तो वो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती है, इसलिए सिंपल आपको प्रैक्टिकल्स तो आने ही चाहिए। मुंबई ब्रांच अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज टू ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक है डेबिट साइड में आएगा, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे हम ओपनिंग। ये हमें दे रखा है 9200 रुपये का। फिर उसके बाद बता रखा है क्लोजिंग स्टॉक 11,000 रुपये का, तो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे क्लोजिंग 11,000 रुपये। डेटर्स एट बिगनिंग 1,700 रुपये, तो टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ओपनिंग 1,700 रुपये। इसके बाद हमें बता रखा है डेटर्स एट एंड 2,000 रुपये, तो बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट, क्लोजिंग। याद रखने के लिए आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि यदि अपन ओपनिंग डेबिट में लिखते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग एक साइड तो लिखा ही नहीं जाएगा, तो यदि हमारा ओपनिंग डेबिट में हो गया तो क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा।
2,000 रुपये। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 1,800 रुपये, तो टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 1,800 रुपये, कैश सेल्स 2,600 रुपये, तो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, कैश सेल्स, और ये थी हमारी 2,600। इसके बाद है क्रेडिट सेल्स 22,000 रुपये और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 20,500 रुपये। यहाँ पे हम क्रेडिट सेल्स नहीं लिखते हैं, हमारा जो कलेक्शन हुआ वो लिख देंगे 20,500 रुपये। तो बाय डेटर्स से अमाउंट आपने जो रिसीव की है, तो डेट रिसीव्ड 20,500 इसी के अंदर लिखेंगे। बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए डेट रिसीव्ड 20,500 रुपये। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 500, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 500, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 500 रुपये, और गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट 16,000 रुपये। तो आप डेबिट साइड में लिख देंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 16,000 रुपये, सेंड टू ब्रांच अकाउंट 16,000 रुपये। अब हमें इसके अलावा कोई भी आइटम नहीं दे रखा, तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड एक्सेस आ रही है आपकी 36,600 रुपये, और आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट है ये आपका एक तरह से, और ये हमारा बैलेंस निकल कर आएगा। यदि हम 36,600 में से 9,200, 1,700, 1,800 और 16,000 को माइनस कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 7,900 रुपये, और इसका भी टोटल हो जाएगा 36,600 रुपये, क्योंकि हम जानते हैं लेजर पोस्टिंग में दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा। तो ये हमारा बना ब्रांच अकाउंट। बहुत आसान होता है, जनरल एंट्रीज याद करने में थोड़ी सी आपको कठिनाई हो सकती है, बट यदि आप लेजर पोस्टिंग करेंगे और एक दो बार करेंगे तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्रेडिट सेल्स नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि यदि आपने क्रेडिट सेल्स या सेल्स रिटर्न दिखा दिया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। थैंक यू।